हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। प्रीवियस प्रैक्टिस क्विज के सेशन नंबर 14 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। दूसरा कथन है, सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। गाइस, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में लगभग हर साल आर्थिक सर्वेक्षण या इस तरह के आर्थिक आंकड़ों पर सवाल पूछे जाते हैं। बता दें कि यह प्रश्न तब पूछा गया था जब अखबारों में ये खबरें बहुत ज्यादा थी कि भारत में खाद्य तेलों का आयात बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत में खाद्य तेलों का जितना उत्पादन हो रहा था उससे मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि पिछले 10 सालों में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में कुल बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन तब भी मांग पूरी नहीं हो सकी और भारत को आयात पर निर्भर होना पड़ा। भारत ने कुल मांग का 60% हिस्सा आयात किया, इसलिए पहला कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, सवाल को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो कुल बढ़ोतरी और दूसरा लगातार बढ़ोतरी। अभी तक हम इस प्रश्न के हिसाब से आंकड़े देख रहे थे। अब ताज़ा आंकड़े क्या कहते हैं इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में जहां 75.6 लाख टन कच्चे खाद्य तेलों का और 25.5 लाख टन रिफाइंड तेलों का आयात किया गया, तो वहीं 2018-19 में यह बढ़कर क्रमशः 124.5 और 25.6 लाख टन हो गया। यानी इस दौरान कुल आयात में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह भी बता दें कि इस दौरान आयात में लगातार वृद्धि नहीं हुई। अब आते हैं दूसरे कथन पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी इस बात पर जोर दिया है कि ज्यादातर मामलों में कथन में दिए गए अतिवादी शब्द उस कथन को गलत कर देते हैं। यहाँ दूसरे कथन में किसी प्रकार का शब्द एक अतिवादी शब्द है। हम इसे कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जब सरकार को पता होता है कि किसी माल का आयात बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में घरेलू उत्पादकों को नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार उस वस्तु के आयात पर शुल्क लेना शुरू कर देती है, ना कि खत्म कर देती है। यह राजस्व उगाही का अच्छा मौका होता है। हालांकि इस मामले में हमें सरकार की आयात निर्यात नीति भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि यह सही है कि हमारे देश में खाद्य तेलों का उत्पादन इतना नहीं होता कि मांग और आपूर्ति का गैप भरा जा सके। ऐसे में खाद्य तेलों का आयात बढ़ाया गया। आयात में किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने 2018 में सभी कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 35%, जबकि रिफाइंड खाद्य तेल पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 45% कर दिया था। यानी इन खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क लिया जाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से सरकार ने कच्चे वनस्पति तेल के आयात पर शुल्क 40% से घटाकर 37.5%, जबकि रिफाइंड वनस्पति तेल पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 45% कर दिया है। 2018 के नजरिए से पिछले 10 वर्षों में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में कुल बढ़ोतरी हुई, लेकिन मांग पूरी नहीं हो सकी, इसलिए भारत को खाद्य तेलों के आयात पर
निर्भर होना पड़ा। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी कि पहला ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? ऑप्शंस हैं ए, भारतीय बैंक एसोसिएशन, बी, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड, सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और डी, भारतीय रिजर्व बैंक। फ्रेंड्स, एग्जाम के समय ऐसे संगठनों को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए जो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लगातार चर्चा में रहा है। बता दें कि देश के जितने एटीएम होते हैं, एनपीसीआई का नेशनल फाइनेंशियल स्विच उन्हें जोड़ने का काम करता है। एनपीसीआई एक अम्ब्रेला संगठन है जो आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशंस की एक पहल है। इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत गठित किया गया था। देश में रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट्स को ऑपरेट करना एनपीसीआई का मुख्य कार्य है। यूपीआई, रुपए प्रीपेड, भीम, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एनईटीसी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, भारत बिल पे, एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस और एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से जुड़े काम भी एनपीसीआई के अंतर्गत आते हैं। एनएफएस यानी नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनपीसीआई का ही एटीएम नेटवर्क है। एनपीसीआई द्वारा इसका अधिग्रहण 2009 में किया गया था। एनएफएस से वर्तमान में 2.41 लाख एटीएम जुड़े हुए हैं। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी एनपीसीआई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। दूसरा कथन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रिय व्यूअर्स, यूपीएससी एग्जाम में हर साल कानून, नियम और निकायों पर फोकस बढ़ता जा रहा है। 2019 प्री में भी कई सवाल कानून, नियम आदि से पूछे गए थे। बता दें कि पहला कथन सही है क्योंकि 2006 का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम आने के बाद 1954 का खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम हटा दिया गया। इसी अधिनियम में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रावधान किया गया यानी FSSAI एक सांविधिक निकाय है। इसके आगे यह भी कि FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जरूर है, लेकिन यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में नहीं है। FSSAI का अपना पैनल है जिसमें एक चेयरपर्सन भी होता है। इसलिए FSSAI को मंत्रालय में विशेष और स्वतंत्र स्थिति दी गई है। तो यहाँ दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? ऑप्शंस है ILO, IMF, UNCTAD या WTO। गाइस, डिस्कस करने से पहले सवाल को थोड़ा आसान बनाते हैं। दरअसल यहाँ यह पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी संस्थान है जिसके किसी समझौते पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं और 1999 का यह कानून उस समझौते से संबंधित है। प्रिय व्यूअर्स, आपको बता दें कि भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा का ही एक भाग है। इसमें और क्या क्या शामिल है यह भी जान लेते हैं। भौगोलिक संकेत के अलावा कॉपीराइट, पेमेंट, व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स भी बौद्धिक संपदा में ही आते हैं। GI को औद्योगिक संपदा का हिस्सा माना जाता है। फ्रेंड्स, GI टैग के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। जब किसी वस्तु का उत्पादन किसी खास स्थान या देश में होता है तो ऐसे उत्पादों को सरकार अक्सर GI टैग दे देती है। उदाहरण के लिए ओडिशा रसगुल्ला। GI टैग मिलने से वस्तु को पहचान मिलती है और उसके व्यापार को बढ़ावा मिलता है। बता दें कि भौगोलिक संकेत सहित सभी बौद्धिक संपदाओं को ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड
एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर समझौते में कवर किया गया है। यह समझौता भी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उरुग्वे वार्ता का एक हिस्सा है। चूंकि भारत WTO का एक सदस्य है और इस समझौते का समर्थन करता है, इसलिए इस समझौते के मद्देनजर भारत ने 1999 का भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम बनाया। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स, अब सवाल यह उठता है कि भारत में GI टैग सरकार का कौन सा निकाय देता है। तो आपको बता दें कि यह जिम्मेदारी एक्स अभिकल्प एवं व्यापार चिन्ह महानियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स को दी गई है। यह कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी WTO। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बाल श्रम, कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन, खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन, कार्यस्थल पर लिंग समानता। फ्रेंड्स, फैक्ट बेस्ड इस क्वेश्चन का उत्तर पूरी तरह श्योर होने के बाद ही दें। यहाँ ए और डी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्य श्रम से जुड़ा हुआ है। प्रिय व्यूअर्स, भारत जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या अभिसमय पर हस्ताक्षर करता है, उसे रेक्टिफाई यानी अनुसमर्थन करता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध या कूटनीति से जुड़ा अपने आप में एक अहम फैसला होता है। ऐसे में UPSC में उस पर सवाल बनने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है। बता दें कि ILO के इन दोनों अभिसमयों को भारत ने 2017 में रेटिफाई किया था। मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 यानी कन्वेंशन 138 और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 यानी कन्वेंशन 182 दोनों ही ILO के सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं। रोजगार देने के लिए न्यूनतम उम्र क्या हो, इसका जिक्र कन्वेंशन 138 में किया गया है, जबकि कन्वेंशन 182 बच्चों को सबसे बदतर श्रम में लगाए जाने से संबंधित है। इसके आगे हम आपको ILO के उन मूल 8 कन्वेंशंस के बारे में भी बता देते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला है सम्मेलन करने और आयोजन करने के अधिकार का संरक्षण अभिसमय 1948-87। दूसरा, आयोजन करने का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी अभिसमय 1949-98। बंधुआ मजदूरी अभिसमय 1930-29। बंधुआ मजदूरी का समापन अभिसमय 1957-105। न्यूनतम आयु अभिसमय 1973-138। बाल श्रम के निकृष्टतम रूप 1999-182। समान पारिश्रमिक अभिसमय 1951-100। भेदभाव रोजगार और व्यवसाय अभिसमय 1958-111। इन कन्वेंशंस में से कन्वेंशन 87 और 98 को छोड़कर सभी कन्वेंशंस को भारत रेटिफाई कर चुका है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी दोनों अभिसमय बाल श्रम से संबंधित हैं।